हेलो बच्चों, तो आज शुरुआत करनी है हमें यूपीएसएलआरएम एसआरएलएम यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन के लिए। जो मैंने आपसे बताया था पार्ट बी का, आपके पास सारे एमसीक्यूज आने वाले हैं और हर टॉपिक वाइज 50 एमसीक्यूज आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं लेखांकन के सिद्धांत, जिसका एमसीक्यूज आपके पास 50 एमसीक्यूज आएंगे, 50 क्वेश्चन आंसर आएंगे। और वो क्वेश्चन आंसर आप अगर पढ़ लेते हैं तो उसमें से काफ़ी चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चन आपके उसमें से आ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका आंसर हो जाएगा वित्तीय लेन देन का व्यवस्थित अभिलेखन करना। नेक्स्ट आते हैं, बुक कीपिंग का मुख्य कार्य क्या होता है? बुक कीपिंग का मुख्य कार्य होता है लेन देन का वर्गीकरण और अभिलेखन करना। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकाउंटिंग का अंतिम परिणाम क्या होता है? अकाउंटिंग का अंतिम परिणाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि फाइनल अकाउंटिंग होता है, फाइनल अकाउंट्स होता है, जिससे आप बैलेंस शीट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाया गया है। नाउ नेक्स्ट, बिजनेस इंट्री कॉन्सेप्ट के अनुसार व्यवसाय और स्वामी को माना जाता है। व्यवसाय और स्वामी को अलग अलग इकाइयां माना जाता है। क्लियर? व्यवसाय अलग होता है और स्वामी अलग होता है, इसीलिए जब आप अपने किसी कंपनी या बिजनेस से अगर आप खुद से पैसा लेते हो तो उसको ड्राइंग अकाउंट उसका शो किया जाता है, ना कि पर्सनल शो किया जाता है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अनुसार केवल किसी प्रकार के लेन देन लेखांकन में दर्ज किए जाते हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अनुसार मौद्रिक लेन देन लेखांकन में दर्ज किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का अर्थ है। आपका आंसर हो जाएगा व्यवसाय को अनिश्चित काल तक चलने वाला माना जाता है। नाउ नेक्स्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अनुसार परिसंपत्तियों को किस मूल्य पर दर्ज किया जाता है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अनुसार परिसंपत्तियों को क्रय मूल्य पर दर्ज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का संबंध किससे है? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का संबंध लेखांकन अवधि से है। आय और संबंधित व्यय को एक ही लेखा अवधि में मान्यता दी जाती है। आपका क्वेश्चन है मैचिंग कॉन्सेप्ट के अनुसार बताना है आपको। आय और संबंधित व्यय को एक ही लेखा अवधि में मान्यता दी जाती, केवल आय दर्ज की जाती, केवल व्यय दर्ज की जाती, केवल नगद लेन देन दर्ज किए जाते हैं। आपका आंसर है आय और संबंधित व्यय को एक ही लेखा अवधि में मान्यता दी जाती है। डुअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट किस प्रणाली का आधार है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट आ जाते हैं, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के अनुसार आय कब मानी जाती है? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के अनुसार आय माल या सेवा प्रदान करने पर मानी जाती है। कब मानी जाती है? जब माल या फिर गुड्स या सर्विसेज हम जब देते हैं तभी माना जाता है। कंजर्वेटिव प्रूडेंस कन्वेंशन का अर्थ है। आपका आंसर हो जाएगा संभावित हानि को मानना और लाभ को नहीं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कंसिस्टेंसी कन्वेंशन का उद्देश्य क्या है? कंसिस्टेंसी कन्वेंशन का उद्देश्य है एक ही लेखांकन पद्धति का लगातार उपयोग करना, किसी भी चीज में कंसिस्टेंसी बनाए रखना या फिर लगातार काम करना। फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन के अनुसार वित्तीय विवरणों में क्या होना चाहिए? फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन के अनुसार वित्तीय विवरणों में सभी महत्वपूर्ण जानकारियों का खुलासा होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मैटरलिटी कन्वेंशन का संबंध किससे है?
मटेरियलिटी कन्वेंशन का संबंध केवल महत्वपूर्ण सूचनाओं के प्रकटीकरण से है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नहीं है? आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट भी है, मैचिंग भी है, बिजनेस एंट्री भी है, मटेरियलिटी नहीं है, कोई भी मटेरियल वाला सिस्टम नहीं है। लेखांकन समीकरण में यदि परिसंपत्तियां 8 लाख तथा देनदारियां 3 लाख हो तो पूंजी कैपिटल कितनी होगी? भाई बैलेंस शीट जिसने बनाई होगी उसको जरूर पता होगा, ये बहुत बार पढ़ाया जाता है। आपका ऐसे बनता है, यहाँ पे होती है लाइबिलिटीज और यहाँ पे होती हैं एसेट्स, और हमारी जो पूंजी होती है वो इसको इस साइड दिखाया जाता है, और हमारी जो एसेट्स होती हैं वो इस साइड दिखाई जाती हैं। उसके बाद अगर आपकी पूंजी आपके पास आपकी एसेट्स हैं 8 लाख एंड आपकी लाइबिलिटीज हैं 3, लाइबिलिटीज भी इधर ही होते हैं, लाइबिलिटीज की साइड ही लाइबिलिटीज होती है, तो यहाँ पे जो इससे बचेगा, और क्योंकि हमारा बैलेंस शीट नीचे हमेशा इक्वल होता है, हमको इधर 3 लाख इधर 8 लाख है, हमको 8 लाख के बराबर करना है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 5 लाख आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका 5 लाख। ठीक है, तो आंसर करेंगे 5 लाख। भाई क्वेश्चन करने से पहले समझना बहुत जरूरी होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी करंट एसेट्स है? करंट, आपकी करंट स्टैक एसेट्स कौन सी है जो आपके पास स्टॉक बचा हुआ है? ठीक, ड्राइंग का प्रभाव किस पर पड़ता है? ड्राइंग, यहाँ पे ड्राइंग मतलब ड्राइंग करने से नहीं होता है, यहाँ पे ड्राइंग को हिंदी में आहरण बोलते हैं। जो अपने पर्सनल यूज के लिए जो पैसे निकाले जाते हैं उसको आहरण में काउंट किया जाता है, यानी कि ड्राइंग्स में काउंट किया जाता है। और ड्राइंग्स का प्रभाव सीधा पूंजी में कमी करता है। अगर भाई जितना आप अपने पर्सनल के लिए निकालोगे तो आपकी पूंजी ही लॉस होगी ना, तो पूंजी में कमी हो जाती है। व्यवसाय द्वारा बैंक से लिया गया लोन किस श्रेणी में रखा जाता है? व्यवसाय द्वारा अगर किसी भी बिजनेस से बैंक से लिया, मतलब बिजनेस के थ्रू ही हमने कोई बैंक से लोन लिया है, तो वो क्या है भाई, हमको लोन देना है कल को, हम उसको अपने पास रख नहीं सकते, वो हमारी क्या है? लाइबिलिटी है। क्या है? लाइबिलिटी है। निम्नलिखित में कौन सी अमूर्त परिसंपत्ति है? कौन सी इंटेंजिबल एसेट्स है? अमूर्त है, जो कि मतलब है भी और हम उसको कंसीडर भी नहीं कर सकते कि है। कौन सी है? गुडविल। कहते हैं ना, किसी भी बिजनेस को बनाए रखने के लिए हमारी गुडविल बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो गुडविल अगर अच्छी है हमारी, इसको बोलते हैं ख्याति। हिंदी में क्या शब्द यूज करते हैं इसके लिए? ख्याति। वैसे अगर आप लोगों को कॉमर्स पता होगा तो कॉमर्स हिंदी या इंग्लिश सबका एक ही चलता है। लेखांकन समीकरण का कौन सा पक्ष हमेशा बराबर रहता है? लेखांकन समीकरण का जो पक्ष है वो है परिसंपत्तियां पूंजी प्लस देनदारियां, ये हमेशा आपको बराबर मिलेगा। ये समझ रहे? ये हमेशा आपको बराबर मिलेगा। मैं अभी इससे पहले वही समझा रही थी, बैलेंस शीट जब हम लोग पढ़ते हैं, बैलेंस शीट का बहुत लंबा प्रोसेस होता है। बैलेंस शीट में क्या होता है, सबसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो। आपने जो चीज़ है, जैसे खरीदे, क्या चीज़ खरीद रहे हो, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए आप क्या खरीद रहे हो, जिस भी चीज़ की कंपनी आप उस चीज़ खरीदोगे उसको लाने में क्या भाड़ा लगा, क्या चीज़ है, वो केवल वहाँ पे समझाया जाता है। और आपने उसमें से क्या बेचा वो अलग उसी में समझाया जाता है। लेकिन इसको खरीदने और बेचने के बीच का जो प्रोसेस था वो प्रॉफिट एंड लॉस में शो किया जाता है। क्लियर? उसके बाद इन दोनों का जो निचोड़ होता है, यानी कि वर्ष का अंतिम टाइम जो होता है, वहाँ पे देखा जाता है आपके पास पूंजी कितनी है, आपके पास एसेट्स कितनी है, आपके पास डिबेंचर्स कितने हैं, आपके पास क्रेडिटर्स कितने हैं, आपने लोन लिया है तो लिया है, नहीं लिया है तो आपके पास गुडविल कितनी है, स्टॉक कितना है, ये सारी। तो यहाँ पे हो गया परिसंपत्तियां इक्वल टू पूंजी प्लस देनदारियां,
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चालू दायित्व है, यानी कि करंट लायबिलिटी है? आपका आंसर हो जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। ये हमारी लायबिलिटी है भाई, अगर हमने पैसा वहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया तो उसको हमें देना भी तो है। व्यवसाय के स्वामी द्वारा निजी उपयोग के लिए नकद निकालना कहलाता है। आपको इससे पहले मैंने इस चीज़ का जिक्र भी किया है कि उसको ड्राइंग कहते हैं, जो पर्सनल यूज़ के लिए लेते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मुख्य उद्देश्य क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मुख्य उद्देश्य लेखांकन में एकरूपता और विश्वसनीयता बनाए रखना है। यदि व्यवसाय का स्वामी अपने व्यवसाय में अतिरिक्त 50,000 रुपये निवेश करता है तो उसका प्रभाव क्या होगा? परिसंपत्ति और पूंजी दोनों बढ़ेगी, केवल परिसंपत्तियां बढ़ेंगी, केवल देनदारियां बढ़ेंगी, परिसंपत्तियां घटेंगी। आप एक चीज़ दिमाग लगाइए, 50,000 निवेश करेंगे तो वो कहीं ना कहीं खर्च करेंगे। तो अगर आप एक तरफ उसको लेकर आएंगे, दूसरी तरफ उसका खर्चा भी तो दिखाएंगे, बात तो बराबर हो जाएगी। तो आपका हो गया परिसंपत्ति और पूंजी दोनों बढ़ेगी। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत व्यय है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है? आपका आंसर हो जाएगा भवन की खरीद। कर्मचारी को वेतन दे रहे तो वो नहीं आएगा, पूंजीगत व्यय होता है जहां पे आपने कोई पूंजी लगाई है। तो यहाँ पे हो गया परिसंपत्तियां इक्वल टू पूंजी प्लस देनदारियां। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चालू दायित्व है, यानी कि करंट लायबिलिटी है? आपका आंसर हो जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। ये हमारी लायबिलिटी है भाई, अगर हमने पैसा वहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया तो उसको हमें देना भी तो है। व्यवसाय के स्वामी द्वारा निजी उपयोग के लिए नकद निकालना कहलाता है। आपको इससे पहले मैंने इस चीज़ का जिक्र भी किया है कि उसको ड्राइंग कहते हैं, जो पर्सनल यूज़ के लिए लेते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मुख्य उद्देश्य क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मुख्य उद्देश्य लेखांकन में एकरूपता और विश्वसनीयता बनाए रखना है। यदि व्यवसाय का स्वामी अपने व्यवसाय में अतिरिक्त 50,000 रुपये निवेश करता है तो उसका प्रभाव क्या होगा? परिसंपत्ति और पूंजी दोनों बढ़ेगी, केवल परिसंपत्तियां बढ़ेंगी, केवल देनदारियां बढ़ेंगी, परिसंपत्तियां घटेंगी। आप एक चीज़ दिमाग लगाइए, 50,000 निवेश करेंगे तो वो कहीं ना कहीं खर्च करेंगे। तो अगर आप एक तरफ उसको लेकर आएंगे, दूसरी तरफ उसका खर्चा भी तो दिखाएंगे, बात तो बराबर हो जाएगी। तो आपका हो गया परिसंपत्ति और पूंजी दोनों बढ़ेगी। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत व्यय है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है? आपका आंसर हो जाएगा भवन की खरीद। कर्मचारी को वेतन दे रहे तो वो नहीं आएगा, पूंजीगत व्यय होता है जहां पे आपने कोई पूंजी लगाई है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? आपका हो जाएगा वेतन का भुगतान। ये क्या है हमारा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यानी कि राजस्व का खर्चा कह सकते हो आप। निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन का मूल सिद्धांत है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है? इसमें से अगर आप बात करोगे तो आपका पहला कॉन्सेप्ट है गोइंग कॉन्सन कॉन्सेप्ट। आ जाते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके पास। किसी व्यवसाय की देनदारियां 2,80,000 रुपए तथा पूंजी 7,20,000 रुपए है। लेखांकन समीकरण के अनुसार कुल परिसंपत्तियां कितनी होंगी? आपको इससे पहले फिर से बताया था मैंने और फिर से बता भी दे रही हूँ। ये था, यहाँ पे लायबिलिटीज बताया था, यहाँ पे एसेट्स बताया था। ठीक, अब आपको पता है यहाँ पे एसेट्स में ही आपका क्या है, पूंजी यहाँ आती है। ठीक, पूंजी यहाँ आ जाएगी और जो आपके देनदारियां हैं, ठीक है, डेटर्स जो होंगे वो भी यहाँ आ जाएगी। भाई आज नहीं कल देंगे तो है ही ना, वो भी यहाँ पे आ जाएंगे और आपका एसेट्स यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका जो भी ये है ना, 2,80,000 और 7,20,000 इक्वल टू 10 लाख।
ठीक, क्लियर। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10 लाख रुपए। ठीक, आंसर हो जाएगा आपका 10 लाख। तो आंसर टिक कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन की परंपरा है, अकाउंटिंग कन्वेंशन है? आपका आंसर हो जाएगा कंजर्वेशन, कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन। ये हो जाएगा आपका आंसर। यदि व्यवसाय की परिसंपत्ति 9,50,000 तथा पूंजी 6 लाख है तो देनदारियां कितनी होगी? भाई बार बार वही चीजें, एसेट्स आपको इधर रखा जाएगा, तो आप अगर उसमें से घटा देते हो तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 3,50,000। क्या आंसर हो जाएगा? 3,50,000। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय है? अब ये भी बताना तो नहीं पड़ना चाहिए भाई, किराया है जो व्यय है हमारा। लेखांकन का कौन सा सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक लेन देन के दो पक्ष होते हैं? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। कौन सा बताता है? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा चालू परिसंपत्ति है? चालू परिसंपत्ति आपकी कैश है। क्या है? कैश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कैपिटल रिसीप्ट है? कैपिटल रिसीप्ट जो होती है आपकी, वो ऐसी रिसिप्ट होती हैं जो दर्शाती है कि हमारे पास पैसा कहाँ से आया, या हमारी जो पूंजी इकट्ठा हुई वो कहाँ से हुई। लेखांकन में लायबिलिटी का अर्थ है, लायबिलिटी का अर्थ है जो हमारे पास पैसा है वो कितना है और कैसा है। तो इसको आप कह सकते हो व्यवसाय की देनदारियां, व्यवसाय की संपत्तियां, व्यवसाय की आय या व्यवसाय का लाभ। लायबिलिटी जो होती है हमारी, वो व्यवसाय की देनदारियां होती हैं। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। यदि व्यवसाय का स्वामी 20,000 का ड्राइंग करता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई 20,000 का आपने अगर अपने लिए पर्सनल के लिए पैसे निकाले तो पूंजी तो घट ही जाएगी ना, ये तो कॉमन सी चीज है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लेखांकन सिद्धांत भविष्य में भी व्यवसाय के चलते रहने की धारणा पर आधारित है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है भाई, चलता रहता है, और किसी चीज का लगातार चलते रहना है वो कंसिस्टेंसी था, कॉन्सेप्ट था। निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन की अवधारणा नहीं है? सी, जीएसटी कॉन्सेप्ट नहीं है, जीएसटी कॉन्सेप्ट अलग है आपका। व्यवसाय द्वारा मालिक के निजी खर्च का भुगतान करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पूंजी बढ़ेगी नहीं, ड्राइंग बढ़ेगी और पूंजी घटेगी। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आ जाता है, लेखांकन का कौन सा सिद्धांत कहता है कि सभी लेन देन का रिकॉर्ड मुद्रा में होना चाहिए? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है सभी लेन देन का रिकॉर्ड मुद्रा में होना चाहिए। आपका आंसर हो जाएगा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण कैपिटल एक्सपेंडिचर का है? निम्नलिखित में से मशीन की खरीद है आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर। भाई आपने अपनी कैपिटल बनाई है, बाकी सब तो आप बिल, ये तो फिर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा ना। बिजली का बिल हो गया, वेतन का भुगतान हो गया, स्टेशनरी खरीदना। निम्नलिखित में से कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? अभी देखो यहाँ पे पूछा गया है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका हो जाएगा जो आप जो डेली यूज के खर्चे उठाते हो उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे आपका हो गया कार्यालय का मासिक किराया। आ जाते हैं नेक्स्ट पे।
यदि परिसंपत्तियां 12 लाख है तथा देनदारियां 4.5 लाख, तो पूंजी कितनी होगी भाई? घटा लो, घटा लो, आ जाएगा आंसर आपका, हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा भाई? आंसर घटाइए, घटाइए, आंसर हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा 7,50,000। 12 लाख से 4,50,000 घटाओगे, 12 से 4 जाएगा, 8 बचेगा, 8 से 50 जाएगा, 7.5 बचेगा। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। लेखांकन में गुडविल किस प्रकार की परिसंपत्ति है? गुडविल जो है आपकी वो एसेट्स है और वो करंट में आती है, फिक्स्ड में आती है, इंटेंजिबल में आती है या फिर फिक्स्ड टीसीएस में आती है। आपका आंसर हो जाएगा इंटेंजिबल एसेट्स में आती है। निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन की परंपरा है? डुअल एस्पेक्ट, प्रूडेंस, बिजनेस एंट्री, मनी मेजरमेंट। आपका आंसर हो जाएगा कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस। लेखांकन में आउटस्टैंडिंग सैलरी को किस रूप में माना जाता है? आउटस्टैंडिंग सैलरी को करंट लायबिलिटीज माना जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डबल एंट्री सिस्टम के बारे में सही? प्रत्येक लेनदेन का केवल एक प्रभाव होता है। प्रत्येक लेनदेन कम से कम 2 खातों को प्रभावित करता है। एकदम सही बात है, डबल एंट्री होती है क्योंकि इनकी, इस वजह से 2 खातों को जरूर बर्बाद करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले एमसीक्यूज को लेकर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।